डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल पे। तो अपने बेसिक बायोलॉजी के बाद अपनी जो प्लेलिस्ट है कक्षा 10 के लिए, जिसमें अपने विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, रिवाइज पाठ्यक्रम है, वो अपने करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी पहला जो चैप्टर है, पहला अध्याय है, वो कर चुके हैं। और आपको यही बताया था कि वो जो पहला चैप्टर है वो पहले 4 नंबर का था, उसके बाद 5 नंबर का वो कर दिया गया है। आज अपने सेकंड जो चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, वो अपने शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक इस साल जो है वो हटाए गए हैं, वो देखते हैं। तो अध्याय 2 का नाम है मानव तंत्र, यानी कि ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और कौन कौन से टॉपिक होंगे इसके अंदर वो देखिए। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये जो अध्याय है वो है टोटल 5 नंबर का, यानी पिछले साल यही जो अध्याय था वो 6 नंबर का था, इस बार ये 5 नंबर का कर दिया गया है। जिसके अंदर जो पहला जो अगर पहले पार्ट के अंदर देखा जाए तो एक छोटा सा प्रश्न आएगा इसमें से, और अगला जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर 4 नंबर का प्रश्न आएगा, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो होगा 1 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, जो 2 भागों में डिवाइड होगा। और उसके बाद देखिए टॉपिक श्वसन तंत्र, यानी रेस्पायरेशन और रेस्पायरेटरी जो सिस्टम होता है वो अपने पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तीसरा परिसंचरण तंत्र, जिसमें अपने रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हार्ट का, क्या क्या प्रक्रिया होती है, हार्ट किस प्रकार से कार्य करता है, मानव हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, वो अपने पढ़ेंगे। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि मानव की जो किडनियाँ होती है, वरक होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो सारे के सारे मैकेनिज्म, वो प्रक्रिया अपने पढ़ेंगे। उसके बाद इसका जो अंतिम टॉपिक है मानव के अंदर जनन तंत्र, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये अपने 5 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। और जो अपने नहीं पढ़ना है, जो हटाए गए हैं पूरी तरीके से, वो है तंत्रिका तंत्र, जो इस साल आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना है। दूसरा है जो ग्रंथियाँ दी जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, जो ग्लैंड्स होती है, वो अपने इस साल रिवाइज सिलेबस के अंदर हटाया गया। इसको बिल्कुल पूरी तरीके से ये नहीं पढ़ने हैं। 5 के 5 जो अपने ये टॉपिक है ये कराए जाएंगे आपको इस लेसन के ज़रिए। तो सबसे पहले जिस टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं वो है पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो सारे के सारे जो टॉपिक है उनकी सबसे कॉमन बात यह है कि सबसे पहले डेफिनेशन अपने पढ़ेंगे, यानी कि परिभाषाएं पढ़ेंगे। उसके बाद में जो जो इसके पार्ट होते हैं, जो इसके अंग होते हैं, उनके बारे में ध्यान करेंगे। और साथ ही साथ जो डायग्राम इनके होते हैं, यानी कि वेल लेबल डायग्राम होने चाहिए, बढ़िया तरीके से नामांकित चित्र, जिसके सहायता से आप अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र, तो इसकी सबसे पहले पढ़ते हैं पाचन की परिभाषा क्या होती है। वह जैविक प्रक्रिया जिसमें भोजन के जटिल अणुओं को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से सरल अणुओं में बदला जाता है, तोड़ा जाता है या परिवर्तित किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि भोजन का जो जटिल अणु होता है, यानी सारे के सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं और उनका अपघटन करना जरूरी होता है, और जिसमें सहायता करते हैं एंजाइम, अलग अलग प्रकार के एंजाइम, जो एक प्रकार से जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्योंकि ये जो जैविक प्रक्रिया एक प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया भी होती है, यानी कि भोजन का जो पाचन है वो एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। जो भोजन के जटिल अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे? सरल अणुओं में बदल जाएंगे।
सरल अणुओं में चेंज हो जाएंगे और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है पाचन यानी कि डाइजेशन, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम, जो भोजन के विभिन्न तत्वों को एक प्रकार से पाचन करने में सहायता करते हैं, उनका डाइजेशन करने में सहायता करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा। उसके बाद अगर देखा जाए कि पाचन तंत्र किसे कहा जाता है, तो वो जो जैविक प्रक्रिया हो रही है जिन अंगों के माध्यम से हो रही है, उन अंगों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है पाचन तंत्र। यानी कि इसके आगे अपने बस ये लाइन जोड़ के लिख सकते हैं कि यह प्रक्रिया जिस अंग तंत्र के माध्यम से हो रही है या होती है, उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। उसे पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि कोई भी खास इसमें फ़र्क नहीं है, ये प्रक्रिया हो जाती है, जबकि ये सम्मिलित रूप से पूरा का पूरा सिस्टम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अपने एक डेफिनेशन और है जो 1 नंबर की पूछ ली जाती है। आहार नाल किसे कहते हैं या फिर पोषण नाल किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा देखिए, मुख गुहा, क्योंकि अपने पाचन अंगों के बारे में जो पढ़ेंगे तो शुरुआत कहाँ से होगी? मुख से होगी। और मुख से यानी कि मुख गुहा, मुख गुहा से लेकर गुदा यानी कि जो इसका अंतिम भाग होता है बड़ी आंत का, गुदा तक का जो भाग होता है उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। यानी ये इसकी परिभाषा है। मुख गुहा से लेकर जो संरचना गुदा तक पाई जाती है, उस पूरी नलिका रूपी संरचना को कहा जाता है आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। और यही होती है पोषण नाल। इसका एक और नाम होता है पोषण नाल भी इसको कहा जाता है, यानी कि डाइजेस्टिव कैनाल। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। अगर इस नाम से भी आ जाए तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। अगर ये नाम से आती है तो सीधी सी बात है यही कि यही परिभाषा इसकी हो जाएगी। उसके बाद अपने देखते हैं कि कौन कौन से पाचन अंग होते हैं इसके अंदर, उनका अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। उसके बाद ग्रसनी, फेरिंक्स। उसके बाद इसको ग्रास नली या फिर ग्रसिका भी कहा जाता है। ये दोनों इसके अलग अलग भाग होते हैं, ये एक ही भाग नहीं होता, जबकि अलग अलग भाग होते हैं ये। ओसोफेगस। ठीक है। फिर इसका चौथा महत्वपूर्ण भाग अमाशय यानी कि स्टोमक। उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इनके जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनका अपने अध्ययन करेंगे। और विशेष तौर पे जहाँ से बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बताएंगे कि कहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में। तो इसके अंदर मुख्य रूप से लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, यानी इन अंगों के अलावा अपने ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी पाचन ग्रंथियाँ होती है। यानी इन अंगों के अलावा पाचन ग्रंथियाँ भी होती है जो पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले अपने लार ग्रंथियाँ यानी सलाइवरी ग्लैंड्स, जो 3 जोड़ी पाई जाती है मानव के अंदर। उसके बाद एक मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज।
ये अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है इसलिए क्योंकि इसमें हार्मोन भी स्रावित होता है और विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी। उसके बाद शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में इसको जाना जाता है यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, यानी कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो अपने विस्तार से पढ़ेंगे और जो परीक्षा में आने लायक जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो अपने मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जीभ, दांत ये इसमें होते हैं, इनका अपने अध्ययन करेंगे। ग्रसनी जो एक प्रकार से भोजन जो होता है उसको अमाशय में भेजने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसके अलावा ये श्वसन प्रक्रिया में भी सहायता करती है। ग्रास नली यानी कि भोजन नलिका भी बोलते हैं इसको, ग्रसिका, जिसके माध्यम से जो भोजन होता है वो कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। जो अमाशय होता है एक प्रकार से वो भाग जहाँ पे अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाता है भोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार से उत्पन्न होता है और क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भोजन के पाचन में, वो अपने पढ़ेंगे इसके अंदर। अवशोषण प्रक्रिया जिस भाग में होती है उसे बोलते हैं छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद जो बच गए पदार्थ यानी कि जो जल है, खनिज लवण है, उनका जो अवशोषण होता है वो जिस भाग में होता है उसको बोलते हैं बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में एक अवशेषी अंग के रूप में देखा जाए जिसकी पाचन में कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, उसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं उसको, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको हिंदी में अपने कह सकते हैं प्रीशोषिका। ठीक है, यानी एक नंबर का सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है इसी चैप्टर के अंदर कि वह कौन सा भाग है जिसका पाचन जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, या एक प्रकार से पाचन अंगों में अवशेषी अंग के रूप में कौन सा अंग कार्य करता है, तो वो अवशेषी अंग है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, या फिर ये नाम आपको याद न रहे तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं प्रीशोषिका, जिसका पाचन में कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। ये पुराने समय में जो ये पुराने अगर देखा जाए तो मानव की जो उत्पत्ति थी वो एक प्रकार से बंदरों से हुई है। तो मानव जब पूरी तरीके से शाकाहारी प्राणी था तो उसके अंदर ये भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था सेलुलोज के पाचन में, यानी जो घास में पाया जाता है सेलुलोज, उसके पाचन में ये वाला जो भाग है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। और जैसे जैसे मानव सर्वाहारी बनता गया तो ये जो अंग है ये एक प्रकार से अवशेषी अंग के रूप में ही रह गया। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार नोट डाउन कर सकते हैं इसको, डेफिनेशन इसकी। उसके बाद आहार नाल की डेफिनेशन, उसके बाद ये पाचन अंग, उसके बाद पाचन ग्रंथियाँ। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, या फिर आपके सामने ये डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसको अपने नामांकित करने जाएंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से पाचन अंग इसमें पाए जाते हैं, यानी कि इसको लेबल करते हैं। तो आपको ये जो रंगीन संरचना दिखाई दे रही है ये सारे के सारे पाचन अंग होते हैं जो किसका हिस्सा होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें भाग होते हैं। ये भागों के नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला जो ये पूरा मुख वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मुख गुहा। ठीक है, यानी कि हमारा शरीर 3 गुहा में बंटा होता है। एक तो होता है मुख गुहा, दूसरा होता है ये वाला चेस्ट वाला भाग जिसको बोलते हैं वक्ष गुहा, और तीसरा होता है ये वाला भाग जिसको बोलते हैं उदर गुहा। तो सबसे पहले अपने मुख गुहा के अंदर यानी कि बक्कल कैविटी के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, जीभ जो स्वाद का अनुभव कराती है, दांत जो अलग अलग संरचना में प्रकार में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अपने। उसके अलावा 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती है। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। अब आपको यहाँ पे गुलाबी रंग की संरचना दिखाई दे रही है, इनमें ये 3 जोड़ी होती है। ठीक है, इनमें सबसे पहले ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं कर्णपूर्व लार ग्रंथि, यानी कि ये गालों में पाई जाती है और
एक और नाम होता है इसको पैरोटिड ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी कि पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद में यहाँ पे आपको जीभ, यानी यहाँ पे भाग होता है जीभ, और जीभ के जस्ट ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उस ग्रंथि को कहा जाता है अधोजिह्वा, यानी कि जीभ के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि, यानी जीभ के हिस्से में पाई जाने वाली ग्रंथि अधोजिह्वा, जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये भी एक जोड़ी पाई जाती है और ये भी एक जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जबड़ों के आसपास पाए जाने वाली ग्रंथि जिसको कहा जाता है सबमैंडिबल, यानी कि अगर देखा जाए तो जबड़ों के पास स्थित ग्रंथि, जबड़ों के पास स्थित ग्रंथि यानी कि लार ग्रंथि जो पाई जाती है जबड़ों के पास में, इसलिए इसको बोलते हैं सबमैंडिबल ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला भाग अलग दिखाई दे रहा है, ये मुख्य रूप से श्वसन मार्ग होता है, और यहाँ पे ये भाग, ये वाला हिस्सा जो मुख्य रूप से कहलाता है ग्रसनी, क्या कहलाता है? ग्रसनी भाग कहलाता है। ये उभयनिष्ठ भाग होता है, यानी कि वो भाग जहाँ से वायु मार्ग और भोजन नलिका एक स्थान पे होते हैं उसे कहा जाता है, उस भाग को कहा जाता है ग्रसनी, ठीक है। उसके बाद ये नलिका दिखाई दे रही है नीचे की तरफ जा रही है, जो इस भाग से यानी कि तनुपट भाग से, मध्य पट भाग से होती हुई प्रवेश करती है अमाशय तक। इस नलिका रूपी भाग को कहा जाता है ग्रास नली या भोजन नली या फिर ग्रसिका, ठीक है। यहाँ से जो भोजन के कण होते हैं, भोजन का जो भाग होता है वो यहाँ से आता है और अमाशय में प्रवेश करता है, ठीक है। उसके बाद आपको येलो कलर में एक संरचना दिखाई दे रही है जो लगभग जे शेप यू शेप में ही होती है, इसे कहा जाता है अमाशय यानी कि स्टोमक। ये वो भाग जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है विशेष कोशिकाओं से यानी कि ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से, और भोजन का जो माध्यम होता है वो अम्लीय हो जाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। जो ये वाला भाग होता है जिसको जठर आगम भाग बोलते हैं, ये वाला भाग होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं जठर निर्गम भाग। इसके बारे में अपने विस्तार से डिस्कस करेंगे आगे। और जो बीच वाला भाग जहाँ से लगभग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है उसे कहते हैं फंडिक भाग, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, आगे देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद आपको एक ऑरेंज कलर की पत्ती नुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है, इसे कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रियास, ठीक है, जहाँ से एंजाइम भी स्रावित होते हैं और साथ में हार्मोन भी, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि के तौर पे देखा जाता है। उसके बाद में आपको शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि दिखाई देगी, गुलाबी रंग की संरचना जो 2 पालियों में बंटी होती है, ठीक है, जो लगभग अमाशय के पास से भी होती हुई गुजरती है। इसे कहा जाता है यकृत यानी कि लीवर, जहाँ से पित्तरस जो होता है उसका निर्माण होता है। और इसी के अंदर इसके अधर भाग यानी कि नीचे वाले भाग में एक पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है जहाँ से पित्तरस इकट्ठा होता है, इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, जहाँ पे पित्तरस क्या होता है इकट्ठा होता है। उसके बाद में जो मुख्य रूप से भाग आ रहे हैं जो अवशोषण और एक प्रकार से
पाचन में सहायता भी करते हैं। ये जो पूरा भाग है गुलाबी रंग की संरचना इसको घेरे हुए है, इसे कहते हैं बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अंदर वाला भाग होता है इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। अब ये भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि छोटी आंत में कौन कौन से इसके भाग होते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत में देखा जाए, छोटी आंत में 3 भाग होते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला वाला भाग ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम। दूसरा भाग इसका अगर क्षुधांतर बोलते हैं इसको, जिसको जुजेनम भी कहा जाता है। और तीसरा भाग होता है इसका पश्च क्षुधांतर। ठीक है, पश्च क्षुधांतर जिसको कहते हैं इलियम भाग। तो ये इसके 3 मुख्य रूप से भाग होते हैं। और इसके अंदर देखा जाए तो अपने 3 भाग देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला भाग जहाँ से पित्त रस और जहाँ से अग्नाशय रस दोनों मिलते हैं, इस भाग को, यानी बीच में आपको ये भाग दिखाई दे रहा होगा, इस मुख्य भाग को कहा जाता है ग्रहणी, जहाँ पे भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। उसके बाद में जैसे ही आगे की तरफ अंदर की तरफ बढ़ेगी तो ये वाला भाग अगर क्षुधांतर कहलाता है। और ये जहाँ पे ये छोटी ये बड़ी आंत से जुड़ती है, ये वाला भाग ये कहलाता है इलियम भाग। ठीक है, यानी इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले ग्रहणी ड्यूडेनम भाग, उसके बाद में अगर क्षुधांतर जुजेनम भाग, और तीसरा होता है इलियम भाग। यानी कि छोटी आंत 3 पार्टों में डिवाइड होती है। उसके बाद में अपने देखे जाए लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत में आपको ये नीले रंग का भाग दिखाई दे रहा है, जो मुख्य रूप से अवशेषीय अंग के रूप में कार्य करता है। इसे कहते हैं परिशोषिका यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं इसको। ये वो भाग होता है जिसका पाचन में मुख्य रूप से कोई भूमिका नहीं होती है, ये अवशेषीय अंग के रूप में कार्य करती है। उसके बाद में अब बड़ी आंत जो होती है वो 4 पार्टों में डिवाइड होती है। बड़ी आंत के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले वो भाग जो सिकम, और दूसरा भाग जिसको बोलते हैं कोलोन। पहला भाग होता है सिकम यानी कि अन्ननाल, दूसरा भाग होता है कोलोन जिसको बोलते हैं एक प्रकार से अगर क्षुधांतर। ठीक है, अब इन 2 पार्टों के अंदर जो दूसरा पार्ट होता है इसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। अब सबसे पहले अपने देखते हैं सिकम कहाँ पे है। यहाँ पे सिकम ये वाला भाग जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत आपस में जुड़ती है, ये वाला जो आपको डॉट करके दिखा रहे हैं, ये भाग कहलाता है सिकम भाग। ठीक है, लगभग शाकाहारी जीवों के अंदर सिकम होती है, अन्ननाल होती है, वो बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे ये छोटी होती है। उसके बाद में ये जो भाग होता है, ये वाला भाग जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से लेकर जो घूमता हुआ इस भाग तक आ रहा है, इसको कहा जाता है पूर्ण भाग को कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन, यानी कि क्षुधांतर भाग। और इसके अंदर 4 भाग होते हैं इसके। सबसे पहले ये वाला भाग जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको कहा जाता है आरोही कोलोन, यानी कि आरोही ये वर्धांतर। ये वर्धांतर वाला भाग होता है। कोलोन का मतलब होता है वर्धांतर। ठीक है, तो आरोही कोलोन नीचे से ऊपर की तरफ। उसके बाद जो ये बीच वाला पार्ट है, ये वाला भाग, इसे कहा जाता है अगर वर्धांतर, यानी एक प्रकार से इसको कह सकते हैं अनुप्रस्थ कोलोन। ठीक है,
उसके बाद में ये वाला भाग जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसे बोलते हैं अवरोही कोलोन। उसके बाद जैसे ये मलाशय से ठीक ऊपर वाला जो ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड, यानी कि सिग्माकार कोलोन। तो कोलोन के 4 पार्ट होते हैं, वैसे मुख्य रूप से 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो नीचे से ऊपर की तरफ आरोही कोलोन, जो बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अवरोही कोलोन। उसके बाद में जैसे ही जो बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, और जो नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अवरोही कोलोन, और जो सिग्माकार होता है उसको कहा जाता है यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन। ठीक है। उसके बाद जो नीले रंग की संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं मलाशय, यानी कि रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको? मलाशय। उसके बाद में जो इसका अंतिम भाग है इसे कहा जाता है गुदा, यानी कि एनस। और गुदा और मलाशय के बीच में जो भाग होता है इसको बोलते हैं गुदा नाल। क्या बोलते हैं इसको? गुदा नाल, यानी कि एनल कैनाल। ठीक है। तो ये इसके मुख्य रूप से सारे भाग होते हैं जो अपने निर्माण करते हैं पाचन तंत्र का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये डायग्राम दिखाना है। और अगर बात करें अपने 10th के हिसाब से, तो आपको कम से कम ये जो इसके भागों के नाम है ये याद होने चाहिए, और साथ में कौन कौन सा भाग की पोजीशन कहाँ पे है वो भी आपको सही तरीके से याद होनी चाहिए। तब जाके आप लोग इस डायग्राम को लेबल कर पाओगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बार बार इसका अभ्यास करते रहें। पाचन अंगों की तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मुख गुहा, यानी कि बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में सबसे खास बात क्या होती है कि बक्कल कैविटी में मुख्य रूप से 3 इसमें अंग होते हैं, 3 इसके भाग होते हैं। जीभ, दांत और लार ग्रंथियां इसमें पाई जाती है, जो एक प्रकार से भोजन के शुरुआती पाचन में सहायता करती है। उसके बाद में सबसे पहले अपने टंग यानी कि जीभ के बारे में देखते हैं कि इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, यानी कि टेस्ट बड बोलते हैं। तो टेस्ट बड इसमें पाई जाती है, जो इसके अलग अलग स्वाद का ज्ञान कराती है। इनके अपने जानते हैं कि आगे वाला भाग होता है इसका मीठे का, ठीक है, पीछे वाला भाग होता है इसका कड़वे का, साइड वाला भाग खट्टेपन का एहसास कराता है, और जस्ट इसके पास में यहाँ की तरफ जो नमकीन जो स्वाद होता है वो अनुभव कराता है। यानी अलग अलग जो इसके स्वाद होते हैं उसका अनुभव कराने के लिए स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में भोजन जो अंदर लिया है उसको एक प्रकार से घुमाने का कार्य करता है। जो लुगदी होती है, चिकनी जो पदार्थ होता है भोजन के रूप में, वो बनाया जाता है। ठीक है। और सबसे खास बात क्या होती है कि जब तक लार जीभ के साथ में नहीं मिलेगी, लार ग्रंथि लार स्रावित नहीं करेगी, तो जीभ कोई भी स्वाद अनुभव नहीं करा पाएगी, यानी किसी प्रकार का कोई भी स्वाद अनुभव नहीं करा पाएगी। जब तक जीभ के ऊपर लार नहीं आ जाएगी, उस भोजन के अंदर लार नहीं मिलेगी, तब तक किसी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं होगा। आप खुद चेक कर सकते हो, जीभ को बाहर निकाल के उस पर कुछ भी चीनी रख दो या मिर्च मसाला कुछ भी रख दो, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी स्वाद का अनुभव नहीं होगा जब तक इसके अंदर लार नहीं मिल जाती। ठीक है। उसके बाद में क्योंकि स्वाद कलिकाएं तभी एक्टिवेट होगी जब लार इसमें मिलेगी। इसके बाद में इसका जो अगला भाग होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, ये आगे से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे हिला सकते हैं। जबकि इसका जो पीछे वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये आधार तल से जुड़ा होता है, यानी कि जो आधार तल होता है इसका नीचे वाला भाग वहां से जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं जिह्वा फ्रेनुलम। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित तौर पर बन सकता है कि जो जीभ का पीछे वाला हिस्सा होता है जो अधर तल से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए जिह्वा फ्रेनुलम, जिसको बोल सकते हैं अपने फ्रेनुलम लिंगुअल।
यानी इसके दो नाम आप याद कर सकते हो। जो इसका पीछे वाला भाग होता है आधार तल से किस भाग से जुड़ा क्या कहलाता है, उसे कहते हैं जिह्वा फ्रेनुलम या फिर फ्रेनुलम लिंगुअल। ठीक है। उसके बाद आती है लार ग्रंथियां, जो आपको बताई डायग्राम के अंदर 3 जोड़ी ये पाई जाती है और क्या काम करेगी, भोजन के लिए लुब्रिकेट का जो निर्माण होगा। लुब्रिकेट किसको बोलते हैं, एक प्रकार से वो पदार्थ जो घर्षण बल को कम करता है, चिकना पदार्थ होता है। लेकिन यहाँ पे अपने जो भोजन होता है, भोजन में सुस्तता होती है, यानी कि एक प्रकार से सूखापन होता है, उसको गीला करने का, उसको चिकना बनाने का कार्य कौन करती है, लार ग्रंथि करती है। तो यहाँ पे भोजन चिकना हो जाएगा और घुलनशील हो जाएगा। यानी भोजन के शुरुआती पाचन में, प्रारंभिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी ग्रंथियां निभाती है, लार ग्रंथियां निभाती है। ठीक है। उसके बाद में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो सबसे पहले कर्ण पूर्व ग्रंथि यानी कि पैरोटिड ग्लैंड्स, जो आपने पढ़ा भी था, कहाँ पाई जाती है, गालों में उपस्थित होती है। ये उपस्थित का सिंबल है। ओके, गालों में उपस्थित होती है। सीरम यानी एक प्रकार से तरल पदार्थ का स्राव करती है। ठीक है। यानी लार के अंदर देखा जाए तो लार में लगभग जो पदार्थ होता है वो 99% तो जल ही होता है। ठीक है। उसके अलावा 1% जो बच गए उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम आ जाते हैं लार वाले, जैसे लाइसोजाइम, टाइलिन। यहां से भी निश्चित तौर पे 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है कि मुख में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से, इनके नाम बताइए। तो यहाँ पे टाइलिन, लाइसोजाइम। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से एंजाइम पाए जाते हैं। जो टाइलिन होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है। तो ये आगे देखेंगे जब एंजाइम वाला पढ़ेंगे। उसके बाद आती है अधोजीवा ग्रंथि। अधोजीवा यानी कि जीभ के ऊपर पाए जाने वाली ग्रंथि। तो ये एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये सीरम का स्राव तो करती है, साथ में जो श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा का निर्माण होता है, जो एक लसलसा यानी कि गाढ़ा पदार्थ होता है पीले रंग का, उसे बोलते हैं श्लेष्मा, यानी कि म्यूकस का स्राव करती है। इसलिए इसको एक प्रकार से मिश्रित लार ग्रंथि भी कहा जाता है। उसके बाद में सब मैंडिबुलर, जहां पे ये मैंडिबुलर शब्द आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रंथि है ये मुख्य रूप से जबड़ों के पास में पाई जाती है, यानी कि जबड़ों के साइड में पाई जाती है। ठीक है। और इस ग्रंथि की अगर बात की जाए तो ये भी एक प्रकार से श्लेष्मा का स्राव करती है। ठीक है। यानी म्यूकस का स्राव करेगी और साथ में ये जो पाई जाती है, कहां पाई जाती है, ये अपने पाई जाती है जबड़ों के पार्श्व भाग में, जबड़ों के पार्श्व भाग में पाई जाती है। अगर अपने बात करें कि मिश्रित ग्रंथि, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, मिश्रित ग्रंथि, जो साथ में कुछ मात्रा में सीरम का स्राव भी करती है। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एक प्रकार से अपने मिश्रित ग्रंथि मान सकते हैं। बुक में एक ही दे रखा है मिश्रित ग्रंथि, लेकिन यहाँ पे दोनों की दोनों होती है। ये अपने लार ग्रंथियां हैं, जीभ के कार्य है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं दांतों के बारे में। कैविटी जो है, बक्कल कैविटी में उसके जो पार्ट है यानी कि दांतों वाला, वो देखते हैं अपने कि दांत मनुष्य के जीवन में कितनी बार आते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य में 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जीवन काल में। द्विबार दंती यानी कि जिंदगी में आने वाले 2 प्रकार के दांत, विषम दंती यानी कि संरचना और कार्य के आधार पे ये अलग अलग प्रकार के दांत, ग्रत दंती यानी कि मसूड़ों में धसे हुए दांत, यानी कि मसूड़े जो गम होते हैं उसमें धसे हुए दांत। अगर अपने बात करें द्विबार दंती की, तो मनुष्य में जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। एक दांत होते हैं अस्थायी और एक होते हैं स्थायी। अस्थायी जो दांत आएंगे वो आएंगे बच्चों में, यानी एक बार इनके दांत टूट जाते हैं दोबारा आ जाते हैं। और एक प्रकार से इनको कहा जाता है दूध के दांत। क्या कहते हैं,
दूध के दांत इनको कहते हैं, इनकी संख्या होती है 20। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बढ़िया तरीके से कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। बच्चों में कौन से दांत पाए जाते हैं, दूध के दांत या फिर अस्थायी दांत। टोटल संख्या कितनी होती है, 20। और वयस्कों में यानी कि बड़ों में जो दांत पाए जाते हैं, जो एक बार टूट जाए दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है, चाहे कोई भी तरीका अपना लेना, लेकिन वो दांत दोबारा से नहीं आएंगे, इन्हें कहा जाता है स्थायी दांत। इनकी संख्या होती है 12। कितनी होती है, 12। जो एक बार गए तो गए। उसके बाद में अपने देखते हैं कि संरचना के आधार पे कौन कौन से इसमें दांत होते हैं और कार्य होते हैं। तो सबसे पहले कृंतक दांत यानी कि इंसिजर इसको बोलते हैं। ये वयस्कों में कितने पाए जाते हैं, और जबड़े में यानी कि जबड़ा जो होता है वो ऊपर वाला जबड़ा जो गति नहीं करता, और निचला जबड़ा जो होता है वो गति करता है। इनके दोनों तरफ सॉकेट की तरह यानी कि गड्ढों में दांत धसे रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कृंतक दांतों की। इंसिजर के अंदर देखा जाए तो वयस्क में टोटल होते हैं 8। कितने होते हैं, 8। ऊपरी जबड़े में पाए जाएंगे 4, नीचे वाले में पाए जाएंगे 4, ठीक है। अगर बात की जाए कार्य, तो भोजन को काटना और कुतरना, ये कार्य होता है कृंतक दांतों का यानी कि काटने वाले दांतों का। अगर बात की जाए चूहों और गिलहरियों की, तो उनमें जो आगे वाले दांत होते हैं जो काटने कुतरने का कार्य करते हैं, वो भी किस प्रकार के होते हैं, कृंतक दांत, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं काटेंगे कुतरेंगे तो नीचे वाले दांत और बड़े वाले जो दांत होते हैं ऊपर वाले, वो आपस में ऐसे जुड़ेंगे जो गड्ढों में धंसते रहेंगे, और जो उनकी मृत्यु का कारण भी हो सकते हैं। इसलिए वो वस्तुओं को काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं, वो उनकी मजबूरी होती है, ठीक है। अगर बात की जाए हाथी की, तो हाथी के अंदर भी जो आगे वाले बड़े दांत होते हैं, जो एक जोड़ी दांत होते हैं, वो भी किस प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक दांत होते हैं यानी कि इंसिजर दांत होते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तो ये किस प्रकार के, जो 6 माह के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें ये दांत विकसित हो जाते हैं, ठीक है। रत्नक दांत जिसको कैनाइन, और एक प्रकार से मांसाहारी जीवों में पाए जाने वाले दांत होते हैं। ये अगर देखा जाए इनकी संरचना तो इस प्रकार से होती है, ठीक है। ये नीचे वाले जबड़े में इस प्रकार से होते हैं, बीच में तो कृंतक दांत हो जाएंगे, और ये वाले जो होते हैं रत्नक दांत, और ऊपर वाले जबड़े में भी इस प्रकार से होते हैं, ये इस प्रकार से पाए जाते हैं। इसलिए इनको एक प्रकार से राक्षस दांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग राक्षस जो होते थे, दैत्य है, उनमें ऐसे ही दांत होते थे डराने के लिए। तो यहाँ पे मांसाहारी प्राणियों में कौन से दांत होते हैं, रत्नक यानी कि कैनाइन दांत होते हैं। इनकी संख्या होती है टोटल 4। कितनी होती है, 4। 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में। तो 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में, ठीक है। तो इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है, भोजन को चीरना और फाड़ना। तो ये भोजन को चीरते हैं और फाड़ते हैं, यानी कि शिकार को चीरेंगे फाड़ेंगे। तो इसलिए मांसाहारी प्राणियों में सबसे ज़्यादा जो विकसित दांत होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो दांत पाए जाते हैं, सबसे विकसित दांत पाए जाते हैं, वो होते हैं रत्नक यानी कि कैनाइन, ठीक है। अगर बात की जाए अपने बच्चों की, तो ये 16 से 20 माह के जो बच्चे होते हैं ना, यानी कि देखा जाए तो 1.5 साल, 1.5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये विकसित होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं प्री मोलर यानी कि अगर चौर्णक दांत की। तो ये पाए जाते हैं 8। कितने पाए जाते हैं, 8, यानी कि आगे की तरफ ये इस प्रकार से पाए जाएंगे दोनों जबड़ों में, ठीक है। और ये भी ऐसे पाए जाएंगे, क्योंकि जबड़े जो होते हैं, वो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, वो गतिमान नहीं होता, जबकि नीचे वाला क्या होता है, गतिमान होता है, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं 8, 4 ऊपर वाला और 4 नीचे वाले जबड़े में। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना। भोजन को चबाने का कार्य कौन करेंगे, प्रीमोलर दांत, ठीक है। छोटे बच्चों में सबसे खास बात ये होती है कि ये दांत बहुत ही लेट विकसित होते हैं, यानी जल्दी से विकसित नहीं हो पाते। इसलिए कम से कम 10 से 11 वर्ष, यहाँ पे याद रखना 10 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें दांत
विकसित होना शुरू होते हैं बहुत लेट, यानी छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में या बाल्यावस्था में कह सकते हैं ये दांत विकसित नहीं होते हैं, प्री मोलर। ठीक है। उसके बाद अपने बात करें मोलर दांतों की संख्या, तो ये अपने 12 से 15 माह के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें ये विकसित होना शुरू हो जाते हैं। टोटल संख्या होती है इनकी 12, 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में। इनका वही कार्य होता है जो मोलर दांतों होता है, प्री मोलर का होता है भोजन को चबाना, यानी भोजन को चबाने वाला कार्य कौन करेंगे? ये दांत करेंगे। ठीक है। तो ये इनकी संरचना। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि मांसाहारी प्राणियों में कौन से दांत विकसित होते हैं? रदनक। ठीक है। और उसके अलावा कौन सा प्रश्न बनता है कि भोजन को काटने और कुतरने वाला कार्य कौन करते हैं? कृंतक दांत करते हैं। या फिर अलग से कोई क्वेश्चन बना दे कि चूहों में कौन से दांत विकसित होते हैं? कृंतक। ठीक है। और अगर बात की जाए कि कोई शेर है वो अपने शिकार को चीरता है, फाड़ता है, तो वो कौन से दांतों का प्रयोग करेगा? रदनक दांतों का। ठीक है। उसके अलावा आपको अगर देखा जाए तो इन दांतों के अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो ये है कि दांतों के ऊपरी भाग पर जो कठोर पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ ये माना जाता है, उसे कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं अभी? इनेमल कहते हैं। ठीक है। ये जैसे अपने दांत की संरचना है, इसके अंदर जो ऊपर वाला यहाँ पे एक परत होती है ना, ये वाली जो आसानी से घुलती नहीं है, अलग अलग रसायनों में भी इस परत को कहा जाता है इनेमल। क्या कहते हैं अभी? इनेमल कहते हैं। ठीक है। तो दांतों के ऊपरी भाग पर जो कठोर परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा था कि बच्चों में दूध के दांत 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं, जो एक प्रकार से क्या होते हैं? अस्थायी दांत भी होते हैं। तो यहाँ से मुख्य तौर पे 2 प्रश्न बन जाते हैं एक एक नंबर के कि दांतों का ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? कठोर पदार्थ, इनेमल। और बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो यहाँ पे आपको वो एक और नाम होता है ना अस्थायी, वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपने ये है दांतों के प्रकार, इनके कार्य। उसके अलावा एक अपने दंत सूत्र भी रह जाता है। तो दंत सूत्र कैसे बना सकते हैं वो देखिए, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको दांतों के क्रम में याद होने चाहिए नाम। तो ये अपने यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं आई। ठीक है। सी, पी, एम और एम, ये यहाँ पे दांतों के नाम हो गए। ठीक है। ये आपको क्रम में याद होने चाहिए। उसके बाद यहाँ से दोबारा से लिख लो आई, सी, पी और एम। ठीक है। उसके बाद में आपको बस एक संख्या याद रखनी है जिससे आप दंत सूत्र बना सकते हैं। 2, 1, 2, 3। यहाँ पे भी 2, 1, 2 और 3। यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई बाई 2। अब दंत सूत्र में देखिए, अब बताइए कि जो ये वाले दांत होते हैं क्या कहलाते हैं? कृंतक दांत। क्या कहलाते हैं? कृंतक दांत। जो ब्रैकेट में जो संख्या लिखी है वो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे जोड़ी के रूप में लिखी, तो जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं ना, वही लिखा है। ठीक है। अब देखिए 2, 1, 2, 3, यानी कि 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल संख्या कीजिए, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। 8 को 2 से कीजिए गुणा, तो कितना आया? 16। यानी कि 16 दांत कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी जबड़े में। कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी जबड़े में। ठीक है। उसके बाद ये वाला जबड़ा यानी कि निचला जबड़ा। ठीक है। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, मल्टीप्लाई बाई
2 यानी कि 2 से कर दो गुणा, तो नीचे वाले जबड़े में भी कितने होंगे 16 दांत, तो टोटल कितना हुआ 32 दांत। वयस्क मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं 32 दांत पाए जाते हैं। तो ये है वयस्क मानव के दांतों का फॉर्मूला यानी कि दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। तो ये आप लोग अगर क्वेश्चन में आ भी जाए तो ये 2 नंबर का पूछ लेते हैं अभी। अगर पेपर बनाने वाले का दिमाग अगर ज़्यादा चले तो निश्चित तौर पे ये प्रश्न बन सकता है डेंटल फॉर्मूला वाला। तो ये लोग ये जो है ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये तभी ध्यान में होगा जब ये वाले जो दांतों के नाम है ये याद होंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था अपना मुख्य गुहा के जो भाग होते हैं उनके बारे में, और जो इसके पाचन अंग होते हैं उनका अध्ययन करेंगे अपने अगली क्लास के अंदर, अगले वीडियो के अंदर। तो अब बारी उन 2 प्रश्नों की जो आपसे पूछा गया था पहले चैप्टर के 5वें पार्ट के अंदर। तो सबसे पहला प्रश्न ये था कि LSD का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, यानी कि वो नशीला पदार्थ जो शरीर की जो क्रियाएं होती है उसको प्रभावित करता है, एक प्रकार से हृदय संबंधी रोग पैदा करता है, अनियंत्रित जो पसीने की ग्रंथियां होती है उसको एक्टिवेट कर देता है, यानी कि अनियंत्रित मात्रा में पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, और साथ ही BP यानी कि ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं जो होती है वो भी पैदा कर देता है, जिसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड, ठीक है। तो अब दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था अननोन क्वेश्चन के रूप में वो ये था कि DNA का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि DNA का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जो एक प्रकार से जीवन अणु के रूप में कार्य करता है विभिन्न प्रकार के जीवों के अंदर। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन। आई होप आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ में, यही पार्ट चलेगा पाचन तंत्र वाला। तो जितना उसके आप अभ्यास करते रहें, लगातार क्लासों से जुड़े रहें। ऑनलाइन स्टडी फ़िलहाल बेहतरीन माध्यम है। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास के अंदर। टेक केयर।